दोस्तों आज की वीडियो में हम एचटेट पीआरटी 2018 का जो मैथ की क्वेश्चन है वो सभी सोल्व करेंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो सभी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप कोई भी एचटेट पीआरटी का एग्ज़ाम दें तो आपका समय बच सके। आपने कितने भी कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही तरीके से हैंडल नहीं करना आता तो क्वेश्चन आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ आएगा आपको एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 41 रुपए की राशि को 50 लड़कों और लड़कियों में बांटना है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए हैं। लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। ऐसा क्वेश्चन मिश्रण वाले तरीके से बहुत आसान निकलता है। अब इस क्वेश्चन की बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या किया, अगर 41 रुपए बांटने हैं और कुल बच्चे जो हैं वो 50 हैं, और हम ये मान लें कि सभी को पैसे बराबर मिले हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। कुल पैसे बटे में कुल संख्या। अब ये 41 रुपए हैं और बटे में मैंने कुल संख्या की है, इससे जो निकल के आएगा वो वैल्यू रुपए में निकल के आएगी। अगर मैं इसके साथ 100 गुणा कर देता हूं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो पैसे में निकल के आएगी। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82। अगर सभी बच्चों को बराबर बराबर पैसे मिले तो वो 82 पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़के और लड़कियां, लड़कों को पैसे मिले हैं 90 और लड़कियों को मिले हैं 65, और अगर सभी को सेम मिले तो कितने मिलते 82। ये हमारा एक मिश्रण का तरीका होता है। 90 में से 82 घटा लो, यहाँ पर बच गया है मेरा 8। 82 में से 65 घटा लो, ये आ गया है मेरा 17। ये लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया है। ये इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच है। आंसर हमारा आ गया है 17:8। चलिए आगे चलते हैं। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 के आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है और 6 रुपए में 5 आम की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो आपके कुल आम दिए हुए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। जितने आम खरीदे गए हैं उतने बेच दिए गए हैं, हम ये मान के चलेंगे, इसमें 600 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक तरफ अपने आइटम लिख लो और एक तरफ लिख लो रुपीज। आपके 6 आम खरीदे गए थे 5 रुपए में, 6 आम खरीदे गए 5 रुपए में, और 5 आम बेच दिए गए 6 रुपए में। बस इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए इनको। 6 × 6 36, 5 × 5 25। जो आइटम के नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका क्रय मूल्य होती है, और जो रुपीज के नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका विक्रय मूल्य होती है। इसका मतलब आम जो है वो 25 रुपए में खरीदे गए थे और 36 रुपए में बेच दिए गए। हमें लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, 11 यूनिट। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य जो कि 25 है और गुणा में 100। इसको सोल्व कर देंगे, 25 4 100, 11 चौक 44, 44% आपका आंसर आ गया है। दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप आम को बराबर भी कर सकते थे। आम पहले 6 खरीदे गए फिर 5 बेचे गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, आम तो बराबर होने चाहिए थे। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 6 आम 5 रुपए की दर से, 5 आम 6 रुपए की दर से बेचे गए थे। ये आपके आम हैं, इनको बराबर कर दिया। बराबर कैसे करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को 5 से गुणा कर दिया दोनों को, और नीचे वाली वैल्यू को 6 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, 6 5 30 आम कितने में खरीदे गए थे, 5 5 25 में। 6 पंजे 30 आम कितने में बेचे गए थे, 6 6 36। अब आप देखोगे आम जो है वो बराबर हो गए हैं, और ये 30 आम कितने खरीदे गए थे, 25 के, और बेच कितने के दिए हैं, 36 के। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 11 यूनिट। इसको परसेंटेज में वो बिल्कुल इसी तरीके से निकाला। इस क्वेश्चन की ये दो अप्रोच हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। आसान क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन में हमारी सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, हम इन सभी का एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेते हैं। हमने टोटल वर्क मान लिया 60, 10, 15, 20 का एलसीएम ले लिया। अगर मैं 10 से 60 को भाग करता हूं तो जो ये 6 आया है ये ए और बी का एक दिन का काम आ गया है। अगर मैं इसको 15 से भाग करता हूं तो ये जो 4 है बी और सी का एक दिन का काम आ गया है। अगर मैं 20 से 60 को भाग करता हूं तो जो ये 3 है ये सी और ए का एक दिन का काम आ गया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी तीनों का मिला के एक दिन का काम निकालना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं इधर से तो आप देखोगे 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा, 2 बार सी जुड़ेगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी और बाहर 2 ये आ जाएगा। इधर मैंने इनका एक दिन का काम जोड़ लिया, 6, 4, 10 और 3, 13। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ए बी और सी का जो एक दिन का काम आ गया है वो आ गया है 13/2 यानी कि 6.5 यूनिट। अब पूछा गया था सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। पहले सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तीनों मिलकर काम करते हैं 6.5 दिन में 1 यूनिट, 6.5 यूनिट करते हैं एक दिन में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी का एक दिन का काम कितना है। तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 यूनिट काम करते हैं। इसमें से अगर ए और बी का काम घटा दूं तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो इसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया, 6.5 में से 6 गया तो सी का एक दिन का काम 1/2 यूनिट आ गया। टोटल काम हमने सी से कितने कराना है, 60 यूनिट। एक दिन में कितना करता है, 1/2 यूनिट। 2 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 60 गुणा 2, 120। ये आंसर आ गया हमारा 120। चलिए आगे चलते हैं। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 600 रुपए होता है। भाई एक आयताकार खेत पर बाड़ लगाई है जिसका खर्च 600 रुपए हुआ है और 1 मीटर का जो खर्च है वो 7.5 रुपए है। अगर मैं कुल पैसे को प्रति मीटर खर्च से भाग करता हूं तो हमें यहां से ये पता चलेगा कि कुल कितने मीटर बाड़ लगाई गई है। इस डेसिमल को हटाया, यहां लगा दी 0, 15 से काट दिया, 15 5 75, 15 चौके 60, फिर 5 से काट दिया, 80 मीटर आ गया है। यहां से हमें ये पता चला कि जो आयताकार खेत है उस पर जो बाड़ लगाई गई है चारों ओर, उसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है। अगर चारों ओर बाड़ लगाई है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, हम इसी को ही परिमाप कहते हैं। भाई परिमाप यही तो होता है, इसकी सारी भुजाओं का जोड़। तो वो हमारा 80 मीटर आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई जो है वो 24 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का परिमाप निकलता है 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कितना आ गया है मेरा 80, 2 ऐसे कैसे, लंबाई दे रखी है 24, चौड़ाई निकालनी है। 2 से इसको काट दिया, 40 आ गया है, ये 24 इधर माइनस का हो गया, ये बराबर आ गया है बी की। 40 में से 24 गया 16, चौड़ाई जो हमारी वो 16 आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में चेंज करना है। इसका हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, अगर फ़ारेनहाइट की रखेंगे तो सेल्सियस की आ जाएगी। फ़ारेनहाइट हमारे पास 212 बराबर है 9 जमा में 9/5 सी जमा में 32। ये 32 इधर आके 212 में से घटा तो ये आ गया है 180। 180 बराबर है 9/5 सी। 9 से इसको काट दिया, 9 दूनी 18, 0 0, ये इधर चला गया। सी बराबर आ गया है 5 गुणा 20, 100 आ गया है। और सीधा क्या था हमारा सेल्सियस, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्दर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई एक शंकु है, ये शंकु बना लिया हमने। इसकी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर। इस शंकु को बनाने में
जो चद्दर लगी है लोहे की उसका क्षेत्रफल निकालना है, और साथ में ये भी बताया है कि आधार जो नीचे वाला वृत्ताकार हिस्सा है वो भी बनाया गया है, यानी कि नीचे से बंद है ये। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों कैसे निकलते हैं। अब हमने यहां निकालना है, ये जो कर्व एरिया है इस पर आपकी लोहे की चद्दर लगी हुई है, ये और जो नीचे वृत्त बना हुआ है ये, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले मैंने निकाल लिया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र को हम बोलते हैं कर्व एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें नीचे वाले हिस्से की बात नहीं हो रही है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है पाई आर एल। आर तो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एच है 24 सेंटीमीटर। एल है ये तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट लेंथ, ये नहीं है। इसको हम कैसे निकाल लेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस एल को निकाल सकते हैं। एल का वर्ग होता है आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग। ये आर जो था 7, 7 सत्ते 49, एच जो है 24, 24 का वर्ग 576, एल स्क्वायर बराबर आ गया 625। दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, एल जो है मेरा वो 25 आ गया। अब यहां पर एल मैंने निकाल दिया, आर दिया हुआ है, इससे निकलेगा सिर्फ कर्व एरिया का क्षेत्रफल। लेकिन ये बता गया ये नीचे से भी बंद है, नीचे बना हुआ है वृत्त, तो फिर हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा पाई और आर, यहाँ से पाई आर चला गया, एल बच गया, यहाँ से पाई आर चला गया, एक आर बच गया। पाई का मान होता है 22/7, आर भी 7 है मेरी, एल अभी 25 निकाल ली है, आर 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा में 25 और 7 32, इनकी गुणा कर लीजिए, 22 दूनी 44, 22 3 66 और 4 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। ये निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, इसका आपने गुणनखंड करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको देखो एक बार, ये क्या है, ये है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस b की पावर 2। अब यहाँ पर a क्या है, a है x की पावर 2, तो ऐसे का ऐसे a था मेरा x, b क्या है, b है इसमें 3y, और b स्क्वायर क्या है 3y की पावर 2, ये इस फॉर्म में है। अब ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी की पावर 2 की। a कितना है मेरा x, b कितना है 3y, इसकी पावर 2, ये 16 के आ गया है ये, माइनस आगे है 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस सॉरी इंटू ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, a तो है ये पूरा और ये है b, पहले a लिखेंगे, a है x माइनस 3y, b है 5, पहले एक बार 5 को जोड़ेंगे और फिर एक बार 5 को घटाएंगे, ये आ गया हमारे गुणनखंड, ये है हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:3 है। भाई एक हमारा तांबा और एक है जस्ता, इनका अनुपात है 5:3, इन दोनों को मिला के एक मिश्रित धातु बनाई गई है। मिश्रित धातु में तांबे का भार जो है वो 30:30.5 है, लेकिन हमारा जो तांबा है वो है 5 यूनिट, तो हमारी 5 यूनिट जो है वो तांबे के 30.5 के बराबर है। 1 यूनिट का मान अगर निकाल लेंगे 5 से भाग हो जाएगा, 5 6 30, 5 एकम 5, 1 यूनिट का मान आ गया है 6.1 ग्राम। अब आपने निकालना था जस्ते का भार, जस्ता है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, 3 से गुना हो जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3, इतने ग्राम आपका आंसर आ गया है।
ये आपका आंसर है। वे बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक सही अप्रोच लेनी आनी चाहिए। अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए। ये ए है, ये बी है। 10% अंक अधिक प्राप्त हुए बी से, किसको? ए को। कंपैरिजन हो रखा है बी के साथ। इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। जिसके साथ कंपैरिजन है वो होती है नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाला होता है प्रतिशत परिणाम। 10 का 10% 1 है, कहने का मतलब बी से 10% अधिक ए को मिले हैं और बी का 10% अधिक है 1, तो ए हो जाएगा 11। अब हम निकालते हैं बी और सी का। बी और सी के बारे में भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। बी जो है वो सी से 15% अधिक अंक प्राप्त करता है। इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, बी जो है सी से, यानी कि सी के साथ कंपैरिजन हो रखा है, सी से 15% अंक अधिक लेता है, तो मैंने सी के 100% मान लिए, तो बी के उससे 15% अधिक 115 हो गए। अब इसको काट लो आप, 5 से कट गया 20, 5 से काट दिया 23, ये आ गया बी सी का अनुपात। बी के नीचे लिखेंगे बी का अनुपात और सी के नीचे सी का अनुपात। अब इनके अलग अलग अनुपात दिए हुए थे, इन दोनों अनुपातों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे करके n बना लो, बस इसको इसके साथ गुणा कर दिया, ये हो गया 253, इसको इसके साथ गुणा कर दिया, ये हो गया 230, इसको इसके साथ गुणा कर दिया 200, बस आप उल्टा n बना दो ऐसे। अब ए ने इतने यूनिट अंक प्राप्त किए, बी ने इतने, सी ने इतने। अब ये बोला गया है ए को सी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए। कंपैरिजन किसके साथ करना है? सी के साथ। जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखेंगे पहले। ए को सी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए, उसको प्राप्त हुए 53, प्रतिशत परिणाम ऊपर रखेंगे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 2 से इसको काट दिया, 26.5% आ गया। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 225 के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 5 की पावर दे रखी है x माइनस 3 गुणा में 3 की पावर दे रखी है 2x माइनस 8। अब ये 225 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 नीमा 225, इस तरीके से गुणा में लिख सकते हैं। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। अब यहां पर 5 की जितनी भी पावर होगी, इधर भी 5 की पावर इतनी ही होगी, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर 5 की पावर है x माइनस 3 और यहां पर है 5 की पावर 2, तो बेस तो दोनों का बराबर था, पावर को बराबर कर लिया। x माइनस 3 बराबर 2, ये उधर जाके जुड़ गया, x की पावर आ गया है, x बराबर आ गया है 5 के। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनों को गलाकर बनाया जाता है। इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई दो घन हैं, उनको गलाकर एक घनाभ बना दिया। अगर गला या पिघलाकर कोई एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो वहां पर उन दोनों आकृतियों का आयतन बराबर होता है। एक आकृति है हमारी घनाभ और एक तरफ है दो घन, उन दोनों घनों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है, यानी कि उन दोनों घनों का आयतन। इस अकेले घनाभ का आयतन जमा में उन दोनों घनों का आयतन बराबर होगा। अब घनाभ का आयतन निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन निकलता है भुजा की पावर 3, दूसरे घन की भुजा मैंने मान ली a, भुजा की पावर 3। घनाभ की लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई निकालनी है। 10 गुणा 8 गुणा में h। पहला घन जो है उसकी भुजा 4 है, तो 4 की पावर 3 हो गया। दूसरा घन 6 है, तो 6 की पावर 3। इसको सोल्व कर लेंगे। 10 8 80 गुणा में h, 4 की पावर 3 64, 6 की पावर 3 216। इनको जोड़ लिया, ये हो गया मेरा
6 और 4 10 8 280 आ गया है भाई। ये 80 जो है इसके डिवाइड में चला गया, इधर 0 से 0 कट गया है। 4 7 28, 4 दूनी 8, ये आ गया मेरा 28/8 था, तो 4 दूनी 8, 4 से 28 कट के आ गया है 3.5। ये मेरी ऊंचाई है, आंसर आ गया है ये। आगे है, यदि ए बी दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो ए तथा बी का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। भाई ये वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, हम इसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसके साथ बराबर करेंगे। ये दिया हुआ है √3-1/√3+1। जब हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू होती है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। जो हर है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर दोनों सेम है तो हो जाएगा √3-1 इसका वर्ग। नीचे हो जाएगा a जमा बी इंटू ए घटा बी, ये पिछली बार आया था फार्मूला, ये हो जाएगा a की 2 माइनस बी की 2। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, ये हो गया ऊपर वाला। अगर नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ आ गया है 3 और यहाँ पर 1, 3 में से 1 गया 2, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ आ गया है 3 + 1 4, ये हो गया है 2√3। नीचे है डिवाइड में 2, 2 से ऊपर वाले दोनों को भाग कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको सोल्व करके ये आ गया है, और ये किसके बराबर था, a प्लस में b√3 के। अब कंपैरिजन कर लेंगे, a जो है वो है 2, a की वैल्यू तो आ गई है मेरी 2। अब √3 ऐसे कैसे है, b की वैल्यू आनी चाहिए मेरी जमा का 1, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस लगा हुआ है, तो अगर मैं 1 लगा देता हूं तो 1 की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो ये हमारा आंसर है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। भाई इसको सोल्व करना है तो इसमें एक एक ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम पहले, ये भी एक तरीके की ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम आ गया है 12, तो 4 3 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। इसको सोल्व करके आ गया है 1/12। अब इस ये यहाँ पर आ गया है माइनस का 1/12, क्योंकि बाहर माइनस है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 5/2 माइनस 1/12। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस बराबर कर लेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 2, यहाँ पर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। अब बेस बराबर है, बेस बराबर हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा लेते हैं, 30 में से 1 गया 29, बेस ऐसे गए ऐसे। अब हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया और सोल्व करके आया है 29/12। अब इसके साथ बार गुणा में क्या है, गुणा में है माइनस का 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 29 एकम 29 और 12 दूनी 24। अब यहां तक सोल्व हो गया है और ये वैल्यू आ गई है। अब इसके आगे है 1 से 1/4, जिसको हम कह सकते हैं 5/4, और माइनस में ये ऐसे कैसे 29/24। इसको भी घटाने के लिए बेस बराबर कर लेंगे, यहाँ 24 है, इसको 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। बेस बराबर हो गए हैं, ऊपर वालों को घटा लिया, 6 पंजे 30, 30 में से 29 गया 1, बेस ऐसे कैसे। अब यहां तक सोल्व करके 1/24 आ गया है। अब ये है हमारा 4 × 12 और 1 13, 13/4। इस भाग को अगर हम गुणा में बदलेंगे तो इसके बाद जो 1/24 लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, 4 × 6 = 24, 13 × 6 = 78। हमारा आंसर आ गया है 78। भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसको इसके साथ भाग करना है बस। ये हो जाएगा 25/32। 25 पे यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, उसके नाम की 2 जीरो लगा ली, 25 से काट दिया, 25 एकम 25, बच गए हैं 7, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200। 1/128 आ गया है, लेकिन हमारे आंसर जो है वो है डेसिमल में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को भाग करेंगे 128 से।
अब ये से भाग नहीं हो रहा है, उसके नाम का डेसिमल लगाया, उतार ली 0। अब भी भाग नहीं हो रहा है, उसके नाम की 0 लगाई और 0 उतार ली। अब भी भाग नहीं हो रहा है, उसके नाम की 0 लगाई और यहाँ 0 उतार ली। अब ये भाग हो रहा है। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू आए, आप ये देखिए डेसिमल के बाद 2 0 किस में है, इसमें भी नहीं है, डेसिमल के बाद 2 0, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ यही एक ही ऑप्शन है हमारा, यही आंसर है। भाई देखो इस अप्रोच से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप इसको पूरा सोल्व करते तो बहुत टाइम लग जाता। अब ये क्वेश्चन आपका वर्ग और वर्गमूल का है, आपको वर्ग जो है वो कम से कम 50 तक याद होने चाहिए। अब अगर मैं इनका डेसिमल हटा लूं, मैंने इसके डिवाइड में कर दिया, इस डेसिमल को भी हटा दिया, इसको भी, और नीचे आ गया है 100। अब ये है वर्गमूल के अंदर 361, इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए किसका वर्ग है, ये है 19 का वर्ग। 1024 को अगर वर्गमूल से बाहर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए किसका वर्ग है, ये 32 का वर्ग है। आप वैसे इस तरीके से करके निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। और मैंने एक वीडियो बना रखी है कि 1 से 1000 तक के वर्ग कैसे याद करें, उसमें कुछ ट्रिक्स बता रखी हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है। अब ऊपर वाला वर्गमूल हट गया है, नीचे है 100। अगर 100 का वर्गमूल हटाना है तो ये 10 का वर्ग है, तो ये आ गया है 10। 19 को 32 से गुणा कर दिया, 19 दूनी 38, 19 3 57 और 3 60 और 10 के नाम की डेसिमल, ये आपका आंसर है। भाई अब तक हमने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो अगले हमारे 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब तक के जो क्वेश्चन मैंने करे हैं एक बार आप खुद से ट्राई करना, और ये जो पेपर है पूरा पीआरटी का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लें और इन सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से निकालने की कोशिश करें जैसे मैंने बताया आपको। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगली ही वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।